नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जय हिंद भाई। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ज्योमेट्री के काफ़ी सारे क्वेश्चन और काफ़ी सारी प्रॉपर्टी हमने कर ली थी। ठीक है, आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, राधे राधे भाई। आज की क्लास में हम आगे के क्वेश्चन देखने वाले हैं। बहुत ध्यान से आपको सारी चीज़ें समझनी है। जो भी प्रॉपर्टीज हमने पहले पढ़ी वो लगातार आगे रिपीट होंगी। ठीक है, और उसी वही तरीका है उसे याद करने का। अगर हम बैठ के लेके बैठ जाए कि इसके साथ ये ऐसे ऐसे ये, तो वो याद नहीं रहेंगी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है मेरे सामने ये रहा। ठीक है, यहां क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। द लेटरल साइड ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्वि बाहु त्रिभुज की भुजा 15 सेंटीमीटर है और उनके बीच का लंब 8 सेंटीमीटर है, तो इसकी बाह्य त्रिज्या होगी लेटरल साइड। ठीक है, यानी अगल बगल वाली भुजा की लंबाई जो है वो 15 सेंटीमीटर है। ये इसके बीच में जो लंब है वो कितना है, वो 8 है। आपको क्या निकालना है, ये जो वृत्त बनाया जाएगा इस वृत्त की त्रिज्या आपको बतानी है आर। आप लोगों को ध्यान हो, अगर मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको सरकम रेडियस का, आर इक्वल टू ए बी अपॉन 2h, यानी जिन दो साइड के बीच में परपेंडिकुलर डला है वो अपॉन 2 इंटू परपेंडिकुलर की लेंथ, यानी ये कितना आ जाएगा 225/16। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए शुक्रिया भाई। कल वाली पीडीएफ के आधे क्वेश्चन गायब है। चलो भाई मैं देख लेता हूं एक बार। ठीक है, ये नहीं बताया था। एक बच्चे ने मेरे से अभी बोला कि सर ये नहीं बताया था आपने। ठीक है, राम राम भाई, बढ़िया हूं। ध्यान से देखिए, कल मैंने आपको एक चीज बताई थी। मैंने बताया था आपको R इक्वल्स टू ABC अपॉन 4 डेल्टा, अगर ध्यान हो। ठीक है, और मैंने बोला था अगर ये A है, ये B है, ये C है, ये A, ये B, ये C। ठीक है, ये आ गया। ये अगर एल्टीट्यूड है, मान लेते हैं इसे HA, क्योंकि ये BC पर डला है। मैंने आपको क्या बोला था, ABC अपॉन 4 इंटू डेल्टा। डेल्टा क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं लिखता हूं तो क्या लिखूंगा, हाफ इंटू ए इंटू HA। और फिर मैंने बोला था A से A कट गया, इससे ये कटा, ये R की वैल्यू यहां से आ जाएगी। R की वैल्यू क्या आ गई आपकी, BC अपॉन 2HA। यानी कभी भी आपको परित्रिज्या निकालनी है, R निकालना है, तो जिस दो साइड के बीच में ये लंब डला है वो लंब नीचे आएगा, ये दो साइड यहां पर आ जाएगी, नीचे 2 आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। शुक्रिया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ही है। इसके अंदर मैं आपको एक यूनिक प्रॉपर्टी बताऊंगा जो सभी के लिए बहुत जरूरी है। दो माध्यिकाएं हैं, अगर दो माध्यिकाएं हैं भाई, दो अगल बगल वाली साइड ही दे रखी है आपको। लेटरल साइड्स का मतलब है अगल बगल वाली साइड। ठीक है, ध्यान से देखिए, ये M1 है, ये M2 है और ये अल्फा है। तो मेरे को अगर एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो क्या होता है 2/3 M1 M2 साइन अल्फा। ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो ध्यान रखना है आपको। ठीक है,
इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, यानी दो माध्यिका अगर दे रखी हैं, अगर वो अल्फा डिग्री पे काटती हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आपको निकालना है, तो क्या होगा 2/3 m1 m2 साइन 60 डिग्री। तो इससे ये कटा 18√3 मेरा आंसर आ गया। ठीक है, इसमें समझने वाला पार्ट कुछ नहीं है, ये चीज आपको याद ही रखनी पड़ेगी। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो क्वेश्चन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मेरा काम है जितने क्वेश्चन संभव हो सकते हैं, ठीक है, वो मैं सारे इस क्लास में कराऊंगा। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलना चाहिए, यही मेरा काम है मेन। ठीक है भाई, कुछ नहीं करना। अगर आपको एक मीडियन दे रखा है, दूसरा मीडियन अगर वो अल्फा डिग्री पे इंक्लाइंड है, अगर आपको एरिया निकालना है तो 2/3 m1 m2 साइन अल्फा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये क्वेश्चन है आपके सामने, चित्र दिया गया है, चित्र मैं बना देता हूं। क्या चित्र दिया गया है? ये चित्र दिया गया है आपको, ये R है, ये A है, ये B है, ये C है, ये कैपिटल R है, ठीक है, और R लेस देन R है और इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, एंगल कुछ भी हो सकता है भाई उस फॉर्मूले में। ये मैंने आपको बताया था कि भाई अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ये R है, ये कैपिटल R है, तो कितना आता है? मैंने आपको बताया था R/R 1/3 हो जाएगा। ठीक है, और ये क्यों हो जाएगा ये भी मैंने बताया था। अब ये तो कुछ क्वेश्चन ही नहीं था, एक तरीके से प्रॉपर्टी डायरेक्ट पूछी गई है। पेपर पे ये क्वेश्चन नहीं आएगा डायरेक्ट, पेपर में आएंगे इसके इनडायरेक्ट क्वेश्चन। अभी देखते हैं कैसे आएंगे इनडायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, ये डायग्राम है आपके सामने, ठीक है, और आपसे ये पूछा है आइए देखते हैं। भाई 3 सर्कल 5 सर्कल 7 सर्कल सब में आऊंगा मैं। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि अगर ऐसा आया तो, जो मैंने सोच रखा है आपके लिए कि अगर ऐसा आया तो, अगर बच्चे को ऐसा मिल गया तो, जो अभी तक एग्जाम में नहीं आया वो सब मैंने सोच रखा है। बस आप जो चल रहा है उसे ग्रैब करिए। रेशियो ऑफ स्मॉलर सर्कल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, बहुत ध्यान से देखना है सभी लोगों को, ठीक है। अगर ध्यान से देखिएगा, अगर मैं बात करूं, ये ट्रायंगल है, ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है, इसके एरिया की बात करता हूं। मैंने आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या बताया था, ध्यान हो आपको, उसका एरिया कितना बताया था? मैंने बताया 3√3 n², ये बताया था, अगर सभी को ध्यान हो तो, ठीक है। ये कब था? जब ये जो अंदर वाला सर्कल है इसका रेडियस n हो, 1 यूनिट होता था ना, 1 यूनिट आप n के बराबर लेते थे। अगर ये n लेंगे तो ये कितना आएगा? n/3 आएगा। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं, इसका रेडियस कितना आ गया? n आ गया। इसका रेडियस कितना है? n/3। तो इसका एरिया कितना आ गया? πn²/9। यानी अगर मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 3√3 n² बटा πn²/9, 9 से n² से n² घटा, 9 × 27√3 और पाई कहां पर नजर आ रहा है? यहां पर नजर आ रहा है। ये ऑप्शन कोई और है, एक सेकंड रुक जाइए, ये वाला ऑप्शन देख लेता हूं क्या है। पाई 42√3 है ये, ठीक है। तो डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन मेरा आंसर आ गया। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए। देखिए अब क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में मिल सकता है आपको। एक बार दोबारा से देखिए,
मैं नेक्स्ट पेज पे ले लेता हूं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये बड़ा सर्कल है, ये छोटा सर्कल है। इसका एरिया आप क्या मानते थे? मैंने जो बताया था, फॉर्मूला छोड़िए, क्योंकि एक बार जो चीज मैंने बताई है वो लगातार आगे तक रहेगी। 3√3n²। n क्या था? जो इसके अंदर सर्कल बनता था, ये इसका रेडियस n लेते थे, वो यही तो है। और अगर आप बात करें इसके ऊपर वाले की, इसका रेडियस क्या होगा? इसका 1/3, यानी ये n/3 आ जाएगा। अब आपको किस किस का एरिया निकालना है? आपको ये निकालना है और इसका एरिया निकालना है। इसका एरिया कितना है? पाई n²/9। अब आप सॉल्व करिए, n² से n² घटा, 27√3 आ गया और पाई आ गया। 27√3 और पाई कौन सा ऑप्शन में है? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप सभी को मेरी बात क्लियर होगी। mg टाइप करिए अगर बात क्लियर है तो। भाई 2 सर्कल दे रखे हैं इसके अंदर, फिगर दिया हुआ है आपको, फिगर दिया हुआ है मेरे भाई, आपको ये फिगर दिया हुआ है। नाइन कहां से? कौन सा 9 भाई? अगर ये n/3 है, ये तो रेडियस हो गया, एरिया निकालेंगे तो पाई इंटू r² होता है, n²/9 आ जाएगा। ठीक है, देखिए जितना कुछ पूछा जाता है ना, वो मैं सारा आपको क्लास में बता दूंगा। मैंने आपको बार बार बोली है एक बात, इस बात को गांठ बांध के रख लीजिए, पेपर के अंदर इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा जितना मैं बता दूंगा। पर क्या आप उतना समझ पाए हैं, वो मेन चीज है। ठीक है, तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कि अंदर वाला पूछा हो, बाहर वाला पूछा हो। भाई धीरे धीरे देखिए, पहले मैंने आपको क्या बताया? पहले मैंने आपको बताया कि ये अगर r है तो ये r/3। फिर मैंने आपको क्या बताया? मैंने बोला 2 सर्कल जरूरी नहीं है, 3 4 5 सर्कल भी हो सकते हैं। फिर मैंने बोला कि भाई जो ट्राइंगल यू बनता है, जरूरी नहीं है वो ऐसे दिया जाए, वो ऐसे भी दिया जा सकता है। ठीक है, ये बताया मैंने आपको। फिर मैंने ये बेसिक पे क्वेश्चन कराया एकदम, फिर बेसिक से थोड़ा सा आगे बढ़े। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे चीजें मॉडिफाई होती रहेंगी इस पे। ठीक है, तो उसके लिए आपको नहीं सोचना। फिगर भाई गिवन है, ये गिवन है आपको, फिगर के बिना थोड़ी क्वेश्चन हो जाएगा, ये वाला संभव ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, ये ध्यान से देखिएगा। ये क्वेश्चन है आपके सामने, ये क्वेश्चन है आपके सामने। और ये ऑप्शन है, आइए देख लेते हैं। बहुत ध्यान से समझना है सभी को। ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसमें डायग्राम नहीं दिया हुआ, ABC। ठीक है, इसके अंदर एक वृत्त अधिकतम त्रिज्या का बनाया जाता है, ये बन गया जी। ठीक है, शेष भाग में एक छोटा वृत्त बनाया जाता है। तो आपको बताना है बड़ा ट्रायंगल, बड़ा सर्कल और छोटा सर्कल, है ना। अभी पिछले क्वेश्चन में आप यही तो पूछ रहे थे, कई बच्चों ने पूछा सर बीच वाले का पूछा होता, ऐसा होता वैसा होता। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। अब मैंने आपको एक बात बताई थी, मैं अगर आपकी जगह होता ना, मैं सबसे पहले क्या देखता, देखिए ध्यान से समझिएगा। ये क्या है? बड़ा वृत्त और ये छोटा वृत्त। बड़े वृत्त में और छोटे वृत्त में रेडियस का क्या रेशियो होता है? 3:1। ये होता है 3:1। बड़ा वृत्त और छोटा वृत्त अगर है तो उसका रेडियस का रेशियो 3:1 हो गया। और एरिया का रेशियो कितना होगा? 9:1 होगा। मैं केवल ये चेक करता, क्या ये 9:1 है, क्या ये 9:1 है, क्या ये 9:1 है, क्या ये 9:1 है, इस ऑप्शन में है तो बी ऑप्शन में आंसर मार्क कर देता। तो 9:1 एरिया का रेशियो होना चाहिए बड़े सर्कल का और छोटे सर्कल का।
इस बेस पे मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। ए आंसर नहीं आएगा भाई, बी ऑप्शन आंसर होगा, ध्यान से देखिए। ठीक है, केवल इतना जितना मैंने आपको बताया उतना करेंगे। चलिए, अब ये भी हो सकता है, मान लेते कोई बच्चा कैलकुलेट करना चाह रहा है, मान लेते किसी ने कैलकुलेट करना चाहा कि भाई ट्राइंगल का एरिया कितना बताया मैंने, 3√3n², यही बताया। ठीक है, ये मैंने आपको ट्राइंगल का एरिया बताया। अब आगे मैंने आपसे बोला कि भाई ये ट्राइंगल का एरिया है, इसका रेडियस कितना हो गया, इसका रेडियस n हो गया, इसका कितना हो गया n/3, इसका एरिया कितना हो गया πn², इसका क्या हो गया πn²/9, क्योंकि n/3 था। ठीक है, क्योंकि ये n/3 था तो πn²/9 हो गया। अब मैं आपसे बोलता हूं, जरूरी नहीं है कि अभी भी आपको पूरा चेक करना पड़े, देखिए आपके ऊपर डिपेंड करती है बहुत सारी चीजें कि आपने आज तक जिंदगी में कैलकुलेशन को कैसे टैकल किया है। मैंने आपको ये बताया ये तो 9:1 होगा, आपने वो चेक कर लिया। अब मान लेते हैं कोई बच्चा वो चेक नहीं करना चाहता। ठीक है, अगर वो केवल इतना देख ले 3√3 और पाई, तो 3√3 और पाई किस में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, पर इसमें 9:1 भी आ रहा है। ठीक है, उसमें नहीं आ रहा था, इसलिए ये वाला ऑप्शन आंसर हो गया, ये वाला ऑप्शन कट गया आपका। ठीक है, तो आप देखिए रेशो ऐसा तो है नहीं कि आप पहली बार देख रहे हैं। रेशो में जब हम मैच करते हैं, हम ये दो मैच कर सकते हैं, हम ये दो मैच कर सकते हैं, हम ये दो मैच कर सकते हैं। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। भाई जितनी चीजें हैं ना मैं सारी आपको करा दूंगा, जितनी आपने दिमाग में सोच भी नहीं सकते। आप ये सोचिए आपने बैच लिया मेरे से पढ़ने के लिए, ठीक है, क्यों लिया होगा? आपका विश्वास होगा, आपने ये सोचा होगा हाँ यार इस बंदे ने सिलेक्शन लिया हुआ है, इस बंदे के पास बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, और ये हमें सिलेक्शन की तरफ ले जा सकता है, आपने विश्वास किया होगा पूरा, है ना। और मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, जितना आपने सोचा नहीं होगा उससे कहीं ज्यादा मैं आपको क्लास में दूंगा। अगर आप बोलेंगे ना कि सर इसके यहाँ सर्कल होता, वहाँ सर्कल होता, देखिए वो मुझे ना अच्छा नहीं लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा? क्योंकि सबसे पहले मैं आप सबसे कहूँगा लेट मी कंप्लीट, आप मुझे कंप्लीट करने दीजिए पहले। ठीक है, जब मैं पूरा कोर्स करा लूंगा उसके बाद बताना क्या कोई किताब में ऐसा क्वेश्चन है जो आपका रह गया हो, किसी भी किताब में, वो सारी चीजें क्लास में कवर हो जाएंगी। ठीक है, आइए देखते हैं। देखिए पता है क्या है, अब मान लेते हैं ये आ गया, ये सोच मैं आपको लगातार दे रहा हूं। अब जरूरी थोड़ी एग्जामिनर यही बोले, एग्जामिनर बोल देगा कि भाई एक सर्कल यहां पर है, एक यहां पर है, एक यहां पर है। क्यों नहीं हो सकता भाई? बिल्कुल हो सकता है, डेफिनेट हो सकता है। ये सब कराऊंगा क्लास में। आपने अगर मेरी लक्ष्य 200 बुक देखी हो तो उसमें बहुत सारी चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको क्लास में भी मिलेंगी। और ये हो सकता है एग्जामिनर ये बोल दे कि भाई ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ये फिर सर्कल में है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है एग्जामिनर ये बोले जो सर्कल है ये स्क्वायर में है। ठीक है, ये स्क्वायर में, स्क्वायर की उसने साइड दे दी। ठीक है, और आपसे पूछ लिया गया इसकी रेडियस, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, डेफिनेट हो सकता है। तो आपको समझना पड़ेगा। अब देखिए मान लेते हैं एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। एग्जामिनर की जो सोच है ना वो क्लास से जाएगी आपकी, पर अगर आप ये चीज नहीं पकड़ पाए और आप इस चीज में रहे कि भाई अगर ऐसा होता, जितनी भी चीज पॉसिबिलिटी है वो सारी मेरी जिम्मेदारी है। ठीक है, अगर आप मेरे से पढ़ रहे हैं, मैंने आपको सारी वैरायटी नहीं कराई तो फायदा ही क्या हुआ भाई? पढ़ने का कोई फायदा नहीं हुआ। ठीक है, इसलिए कह रहा हूं भरोसा करिए बस। ठीक है, आइए देख लेते हैं। देखिए मान लेते हैं उसने बोला ये 60 है, बहुत ध्यान से देखिएगा। स्क्वायर का साइड 60 है, अगर स्क्वायर का साइड 60 है तो इस सर्कल का साइड कितना हो जाएगा? सर्कल का डायमीटर हो गया 60, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। आप इस बात से एग्री हैं? बिल्कुल एग्री हैं। रेडियस 30 हो गया। अगर सर्कल का रेडियस 30 हो गया, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है ये वाली चीज 30 हो गई, बिल्कुल हो गई ना। जैसे कि अगर ये सर्कल है, इसके अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल है, अगर इसका रेडियस 30 है इसका मतलब ये 30 हो गया, यही तो मतलब हुआ मेरे भाई इसका, है ना। अगर ये 30 हो गया, अब मैं आता हूं ट्राइंगल पे। हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि भाई ये 2:1 में होता है। अगर 2 की वैल्यू 30 है
तो 1 की 15 हो जाएगी, यानी इसका मतलब है नीचे वाला जो सर्कल बनेगा ये, इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी रेडियस 15 हो जाएगी आपकी, है ना। और फिर मैं आपसे पूछता हूं अगर इसकी 15 है तो इसकी कितनी होगी। अब ये तो आपने पढ़ा ही है भाई कि अगर इसके रेडियस r होता है, इसकी r/3 होती है, तो ये अगर 15 हो गया तो ये आपका 5 हो गया, तो 5 आपका आंसर हो जाएगा। तो एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देगा ही देगा, क्यों नहीं देगा। और एग्जामिनर छोड़िए, मैं क्लास में आपको इतना करा दूंगा आपको कुछ अंतर लगेगा नहीं कि पेपर में बहुत बड़ी चीज आई है, सब क्लास में निमट जाएगा। ठीक है, कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। भाई ये चीजें ना किताब में नहीं मिलेंगी आपको, ये चीजें पर मैं क्लास में सब कुछ करा के भेजूंगा आपको। तो उस चीज की आप बिल्कुल टेंशन मत लेना कि सर हमारा कुछ रह जाएगा या फिर हम किसी से पीछे रह जाएंगे या कोई क्वेश्चन ऐसा होगा जो पेपर में मिल जाएगा या कहीं मिल जाएगा ऐसा जो हमने ना किया हो। ठीक है, चलिए, बिल्कुल बुक में मेरी बहुत सारी चीजें हैं भाई, बहुत सारी चीजें अगले 5 साल तक के लिए बुक बनी हुई है। आज छोड़िए, पिछले 2 साल से बुक आ रही है और अगले 5 साल के लिए कह रहा हूं मैं, बुक बनी हुई है। आप उठा के देखिए एक बार, पता लग जाएगा आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब ये भी जरूरी नहीं है कि ये ऐसे आ गया, ध्यान दीजिएगा। मैं ना आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि पहले ना अपना दिमाग खुलना बहुत जरूरी है, और अगर दिमाग नहीं खुला तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। अब मान लेते हैं ये आ गया, इस तरीके का क्वेश्चन आता है कि भाई सर्कल है, एक और सर्कल है, एक और सर्कल है, मिल सकता है यार, क्यों नहीं मिल सकता। ठीक है, अब मान लेते हैं सर्कल के अंदर क्या करा मैंने, ट्रायंगल बना लिए। ये ट्रायंगल आ गया, फिर आपका ये ट्रायंगल आ गया, फिर आपका ये ट्रायंगल आ गया, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल बना लिया मैंने। ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है, बिल्कुल मिल सकता है। ठीक है, इसमें ना एक प्रॉपर्टी लगती है, ध्यान रखिएगा हमेशा। एक प्रॉपर्टी बताया था यहाँ पर, वैसे तो मैं सर्कल में कराऊंगा ये प्रॉपर्टी, ध्यान रखिएगा। अगर ऐसे देखिए, ये इमेजिनेशन है, ये मैं आज सोच के नहीं आया था कि मेरे को आपको ये पढ़ाना है। ठीक है ना, ये किसी किताब में आपको मिलेगा, पर एग्जामिनर सोच सकता है, ऐसा क्यों नहीं सोचेगा वो। ठीक है, अब हो सकता है इसी के अंदर भी उसने सर्कल बना दिया हो, ऐसे यहां पर भी सर्कल बना दिया, यहां पर भी बना दिया, यहां पर भी बना दिया। ऐसे उसने यहां किया कि भाई यहां पर भी बना दिया, यहां पर भी बना दिया, यहां पर भी बना दिया, यहां पर भी बना दिया। ऐसे उसने यहां किया, यहां पर भी बना दिया, यहां पर भी बना दिया, यहां पर भी बना दिया। हो सकता है उसने ये पूछा हो कि ये वाला सर्कल अगर दे रखा है रेडियस, तो आप बताओ इसकी कितनी होगी। आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्यों नहीं निकाल सकते। आपको चेन बनानी आनी चाहिए। पहले मेरे को क्या पता है, अब देखिए ध्यान से, मैं इससे क्या निकाल सकता हूं, इससे मैं ये निकाल सकता हूं। देखिए मैं स्टेप वाइज कैसे जाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। मैं 1 से जाऊंगा 2 पे, 2 से जाऊंगा इस पे, 3 पे। ठीक है, ये 3 हो गया। 3 से जाऊंगा 4 पे, ये सर्कल। 4 से जाऊंगा इस पे, 5 पे, ये सर्कल। इस सर्कल से जाऊंगा फिर इस ट्रायंगल पे, इस ट्रायंगल से जाऊंगा इस सर्कल पे, इस सर्कल से जाऊंगा फिर इस पे। ठीक है, तो मेरे को चेन बनानी आनी चाहिए ना। अभी आप केवल डायग्राम देखिए, अभी मत सोचिए सर कैसे होगा, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कुछ नहीं देखना अभी आपको। ठीक है, अभी आपको केवल ये समझना है कि एग्जामिनर ये सारी चीजें कर सकता है। ऐसा डायग्राम आपने जिंदगी में नहीं देखा तो इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी नहीं मिलेगा। ये बात दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी है। ठीक है, अब एक चीज और देखिए, जब आपका देखने का मन है ही तो सारी चीजें देखिए। अब मान लेते हैं आप ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक सेकंड हो जाइए, आप ये इक्विलेटरल ट्रायंगल इस तरीके से बन गया। ठीक है, और फिर क्या हुआ, ये और फिर ये सर्कल। ठीक है, अब जरूरी नहीं है पेपर में क्वेश्चन वैसा है। अब पेपर में क्वेश्चन ये संभव है, देखिए मान लेते हैं एग्जामिनर ने वही क्वेश्चन दिया पर उसने डायग्राम क्या दिया, डायग्राम दिया उसने ये वाला, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से, यानी उसने पेपर में ना ये डायग्राम दिया आपको निकाल के, और क्वेश्चन उसी पे है जो आपने पढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन उसी चीज पे है जो आपने पढ़ी है। अब ये दिखने में नहीं लग सकती है आपको। ठीक है,
दिखने में बिल्कुल नहीं लग सकती है आपको ये कि भाई ये तो क्वेश्चन नए टाइप का आ गया। क्वेश्चन नए टाइप का नहीं है, क्वेश्चन वही है। तो ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, ट्रिगो, ये सब पढ़ने से पहले सबसे पहली चीज रहती है बच्चा अपना दिमाग खोल के बैठे पूरा अच्छे से। ये सोच के ना बैठे यार बुक में इस टाइप के कितने क्वेश्चन हैं, टाइप 1 के, टाइप 2 के, सर्कल पे जो टेंजेंट डलती है उस टाइप के, ऐसे नहीं। खोल के बैठे का लिमिट नहीं है इसके अंदर, अनलिमिटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, एग्जामिनर कैसे भी पूछ सकता है और वही बच्चा सिलेक्शन लेता है। और यकीन मानिए जो किताब में पढ़े रहते हैं ना खाली, वो कभी सिलेक्शन नहीं ले पाते, क्योंकि किताब आपको कन्फाइंड कर रही है। अगर आपके दिमाग ने ये नहीं सोचा कि भाई और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है, एग्जामिनर लगातार ट्राई कर रहा है नए के लिए, ठीक है, और करेगा भी। यार एक ही चीज है, वही ज्योमेट्री पिछले 20 साल से आ रही है, तो सेम क्वेश्चन डाल देगा क्या? तो सेम क्वेश्चन नहीं डालता, चीजें चेंज होती हैं, दिखाने का तरीका चेंज होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं, इसको लीव करते हैं थोड़ा, क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे सामने, ये बहुत ही धांसू क्वेश्चन है, जो कि जबरदस्त क्वेश्चन है एकदम। सेवन नहीं है, ये आई है। ये आई है। आइए देख लेते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी, सी 90 डिग्री है, मान लेते हैं ये ए है, ये बी है, ये आई है, इन सेंटर है ना। ए आई बी और ए बी सी है ना, ध्यान से देखिएगा। मैंने परपेंडिकुलर इस तरीके से बना दिया, इन सेंटर से पास करेगा। क्यों करेगा भाई इन सेंटर से पास? कुछ तो लॉजिक रहा होगा जो मैंने ऐसे बनाया। देखिए मैंने आपको ना एक बात बताई थी, अगर आपको ध्यान हो तो, कि अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है यानी समद्विबाहु बाहु, या इक्विलेटरल ट्रायंगल है समबाहु, अगर ये परपेंडिकुलर डालेंगे दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, ये कोण विभाजक भी होगा, ये साइड बराबर भी होंगी, साथ के साथ, ठीक है, इसी लाइन पर सारे सेंटर होंगे, ऑल सेंटर्स, ठीक है, ऑन वन पॉइंट, यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, और ऑल सेंटर्स, सारे केंद्र, इन वन लाइन, यदि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। ये बहुत बच्चों को नहीं पता होता भाई, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारे सेंटर एक ही पॉइंट पर पड़ेंगे, और अगर समद्विबाहु त्रिभुज है तो सारे सेंटर एक ही लाइन पे पड़ेंगे। यानी आपने देखा, मैंने ना यहां पर, क्योंकि ये आइसोसेलेस था, दोनों बराबर था, यानी समद्विबाहु था, इसलिए जो इन सेंटर से लाइन पार करेगी वो परपेंडिकुलर होगी यहां पर, ठीक है, और वो इसे दो बराबर हिस्सों में भी बांटेगी। अगर मैं आपसे मेजरमेंट की बात करता हूं, ट्रिगो आपने मेरे साथ पढ़ी है, ठीक है, ये 90 डिग्री है, ये दोनों साइड बराबर है, हमने पढ़ा था 1 1 √2। √2 का मतलब क्या हो गया? अगर मैं देखता हूं ध्यान से, हाँ ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से देखना है सभी को, ध्यान से देखना है। देखिए अगर ये 1 1 √2 है, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात बोलूं कि भाई ये जो ट्रायंगल आपको दिख रहा है ना, इसे यहां से देखिए, यहां से देखिए, इस तरफ से, अगर मैं इस तरफ से देखता हूं यूं, तो मेरे को दो ट्रायंगल का एरिया निकालना है, AIB और ABC। AIB ये वाला हो गया, ABC ये वाला हो गया। अगर आप AIB की बात करें तो इसका बेस क्या है? ये है,
ए बी सी की बात करें उसका बेस भी यही है, यानी अगर मैं इस पॉइंट को डी पॉइंट दे देता हूं तो मैं एक बात बोल सकता हूं, क्या ए आई बी का एरिया क्या हो गया, हाफ बेस हाइट, हाफ इंटू बेस सेम है, हाइट कितनी हो गई आई डी, ए बी सी की हाइट कितनी हो गई सी डी, ठीक है, ए बी सी की हाइट कितनी हो गई सी डी। यहां से देखिए ये बेस है, इसकी हाइट ये है, बड़े ट्रायंगल की बात करें तो ये बेस है, ये इसकी हाइट है। कितने लोगों को इतनी बात क्लियर है? पहले वो एमजी टाइप करे फिर बढ़ेंगे आगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। अब यहां पर ना एक बात आपकी समझ में बैठनी चाहिए, बहुत जरूरी। वो क्या? ये I है, ये C है, ये D है, ये A है, ये B है, ये 1 है, ये 1 है, ये √2 है। ये I है इन सेंटर, अंत्य केंद्र, ठीक है, ये केंद्रक नहीं है। आप में से बहुत बच्चों के आंसर केंद्रक मान के आए हैं, पर गलत हो गए आप। वो इसलिए क्योंकि आपने अंत्य केंद्र को केंद्रक मान लिया। ये केंद्रक कब हो सकता था? जब ये समबाहु त्रिभुज होता, जब इसकी सारी भुजाएं बराबर होती, उस केस के अंदर एक ही पॉइंट पे सारे सेंटर होते हैं। मैंने आपको बताया था ये केंद्रक नहीं है। तो भाई मैं CI/ID अगर निकालता हूं, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी कि भाई अगर ये इन सेंटर है, मेरे को इसका अनुपात निकालना है, तो ये प्लस ये अपॉन ये 1 + 1 अपॉन, तो ये आ गया 1/√2, 2/√2 यानी 1/√2। ठीक है, यानी इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया, मेरे को क्या निकालना था? ID/CD। CD की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? CD की वैल्यू निकाली 1 और √2, √2 + 1। ठीक है, और ID की वैल्यू कितनी निकाली मैंने? ID की वैल्यू निकाली मैंने √2, ID की वैल्यू है √2। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ID की वैल्यू 1 है शायद, रुक जाइए एक सेकंड, रुक जाइए। CI/ID 1 + 1, उल्टा लिख दिया मैंने, रुक जाइए। ये √2 आएगा, है ना, यानी ये √2 आएगा और ये 1 आएगा। तो देखिए इसका, इस बात का मतलब क्या हो गया? रेशो में कंपेयर करिए। CI अगर √2 यूनिट है तो ये 1 यूनिट है। अब मैं यहां जाता हूं तो ये √2 + 1 आ गया, ये क्या आ गया? ये 1 आ गया। 1/√2 + 1 यानी √2 - 1। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। देखिए आज की क्लास में जो क्वेश्चन होंगे ना, वो आपका दिमाग बहुत अच्छे से खोलेंगे और वो बहुत जरूरी भी है। एक बार फिर से बता देता हूं, ध्यान से देखिए। मेरे सामने आइसोसेलेस ट्रायंगल था, समद्विबाहु बाहु, 1 1 √2, उसके बारे में मैंने पढ़ा है। इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया मेरे को निकालना था। अगर मैं यहां से देखता हूं तो बेस ये है, हाइट ये, बेस ये है, हाइट ये, यानी हाफ और बेस तो कांस्टेंट हो गया। एरिया सीधा निर्भर करा किस पे? हाइट पे। तो जो इसकी हाइट है और जो इसकी हाइट है, उसका अनुपात जो होगा वही एरिया का हो जाएगा। AIB की हाइट कितनी हो गई? ID, ABC की कितनी हो गई? CD। अब मैं देखता हूं यहां पर, मैं आपको यहां ले गया, चीज को और खोल के बताया मैंने। आप में से कई बच्चों ने पता है क्या करा? इसे 2:1 मान लिया। पर भाई ये I पॉइंट है, बहुत बड़ा फर्क है, ये G पॉइंट नहीं है। तो फिर क्या करें भाई? फिर कैसे निकालें? फिर हमें पता है CI/ID बराबर होता है ये प्लस ये अपॉन ये। सॉल्व किया तो √2 1 आ गया, यानी इसका अनुपात आया है। ये इसकी वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। यहाँ जो आपने निकाला है ये अनुपात निकाला, ये वैल्यू नहीं निकाली है। तो CI और ID का अनुपात कितना हो गया? √2 + √2 और 1। अब हम यहाँ पर आ गए, ID कितना था? 1 था। CD कितना हो गया? CI + ID यानी √2 + 1। डालेंगे वैल्यू और आंसर आ जाएगा √2 - 1, मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है,
चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने ये, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार। ए बी ए सी 15, बी सी 24, डी मध्य बिंदु है बीसी का, आई अंत्य केंद्र है, तो ए आई बताइए क्या होगा। ध्यान से देखिएगा, बहुत शानदार। देखिए अगर सिलेक्शन चाहिए ना आपको, इस तरीके के क्वेश्चन करके जाने पड़ेंगे, ठीक है। मजबूती आएगी कैसे, अगर आप वही ऑल्टरनेट एंगल हो गया, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गया, उसमें घूमते रहे तो वहीं तक ही सीमित रह जाएंगे। आइए देख लेते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए बी सी, ए बी सी है ना, ये ए बी है, ये ए सी है, ये 15 है, ये भी 15 है, बिल्कुल है जी। बी सी 24 है, डी क्या है, मध्य बिंदु है। ये मध्य बिंदु का मतलब क्या हो गया, क्योंकि ये समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, हमेशा बता रहा हूं मैं, बार बार रिपीट कर रहा हूं, इसी तरीके से याद रहेगी। अगर समद्विबाहु बाहु त्रिभुज है, जो लंब डलेगा वो दो बराबर हिस्सों में बांटेगा, 12 ये और 12 ये, ठीक है। और ये कितना आ गया, ये 9 हो गया आपका, है ना। अगर मान लेते हैं ये आई है, ये डी है, अब मेरे को ए आई निकालना है। अब सबसे पहले तो मेरे को ये निकालना पड़ेगा ए आई अपॉन आई डी क्या होगा। आप में से कुछ बच्चों ने क्या करा, 2:1 कर दिया इसको। इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रहा हूं इस टाइप के क्वेश्चन पे। कई बच्चे ना वो नादानी या इनएक्सपीरियंस के पार्ट से वो 2:1 में डिवाइड कर देते हैं और फिर आंसर बता देते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं देखता हूं ए आई अपॉन आई डी क्या हो गया, 15 + 15 30 अपॉन 24 कितना आ गया, 5:4 आ गया। अब 5:4 में डिवाइड करना है इसे, यानी 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 9 है, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 5 हो जाएगी। 5 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। आप में से काफी बच्चों ने 6 आंसर बताया, 6 आंसर नहीं होगा। फर्क समझिए, 6 आंसर कब होगा, यही बना देता हूं। 6 कब होगा, ठीक है। अगर ये परपेंडिकुलर होता, ये केंद्रक होता, ये 9 सेंटीमीटर होता, तो ये 2:1 में डिवाइड होता। फिर आप कहते 3 की वैल्यू 9 तो 2 की 6 हो जाती। पर कब, जब केंद्रक होता, ठीक है, यानी सेंट्रोइड। यहां क्या है, यहां इन सेंटर है, अंत्य केंद्र है, ठीक है। 9 ट्रिपलेट से आया भाई। कितने लोगों को बात समझ आ गई है, एमजी टाइप करे जल्दी से अगर बात समझ आ गई है तो। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। एक क्वेश्चन और लूंगा जिससे कि ये कॉन्सेप्ट यहीं पक्का हो जाए। अब हर बच्चा जो भी मेरे से पढ़ा है उसे पता हो कि यार चीजें अलग हैं और चीजें लॉजिकली समझनी पड़ेगी, हम हवाबाजी नहीं कर सकते कहीं भी। अगला क्वेश्चन है ये, बहुत शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करने की। ध्यान से देखिए, सेम वैसे ही क्वेश्चन है। आई अंत्य केंद्र है और जी केंद्रक है, तो आई जी की वैल्यू बतानी है कितनी होगी। आइए देख लेते हैं। अगर ये ए बी सी 10 16, 10 ये है, 10 ये है, ये समद्विबाहु बाहु हो गया, तो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये 8 और ये 8 हो जाएगा, बिल्कुल होगा। ये 8 हो गया तो ये 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन आ गए। पहला,
अगर ये इन सेंटर होता ए आई अगर आप निकालते हैं, ठीक है, मैं ए आई निकालूं यहां से, और दूसरा अगर ये ए बी सी है, ये डी है, ये जी है, अगर ये केंद्रक है तो मैं ए जी निकालूं यहां से, ठीक है। अगर मैं ए आई निकालता हूं तो ए आई अपॉन आई डी मुझे पता है किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा 10 10 और ये हो गया 16, 20/16 यानी 5/4, ठीक है। 20/16 यानी 5/4। ए आई अपॉन आई डी आ गया मेरा 5/4। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अगर मैं ध्यान से देखता हूं 5 और 4 कितना हो गया, 9 यूनिट हो गया। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर दे रखी है। मेरे को किसकी निकालनी है, ए आई यानी 5 की। तो 3 3 9, 3 दूनी 6, 10/3 आ गया। ये क्या आ गया, ये ए आई आ गया, ठीक है। अब मैं आगे आता हूं ए जी वाले पार्ट पे, क्योंकि ये 8 है, ये 8 है, ये 10 है, ये 6 है। अब 6 को देखिए, आपको ये बात तो पता है ए जी जी डी का अनुपात कितना होता है, 2:1 होता है। अब यहाँ क्या होगा, 3 यूनिट की वैल्यू अगर 6 है, ए जी मैं निकालता हूं तो 2 यूनिट की कितनी हो गई, 4 हो गई। तो ये कितना आ गया, ए जी आ गया, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, ए जी आ गया, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब मैं आपसे बोलता हूं कि ए जी कितना है, 4 है। ए आई कितना है, 10/3 है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ये वाला डिस्टेंस, ये आई जी। आई जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 10/3, 3 चौक 12 - 10 2/3, और ऑप्शन में है 0.66, तो लगभग 0.66 सेंटीमीटर मेरा आंसर हो जाएगा। ये पूरा पोस्टमार्टम है आपके सामने कॉन्सेप्ट का, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है, जल्दी से एमजी टाइप करिए जल्दी से, फिर बढ़ेंगे आगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए, जो भी एक क्वेश्चन कराऊंगा ना, उससे आपके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक ही क्वेश्चन में बहुत बहुत सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है। देखिए यहां पर ये चीज इकट्ठी बताई इसलिए गई है कि आधे से ज्यादा बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं जी और आई पॉइंट को लेके। जी पूछा होता है तो आई वाला फॉर्मूला लगा देते हैं, आई पूछा होता है जी वाला लगा देते हैं। पर मेन बात यह है, जी और आई एक पॉइंट कब हो सकता है। देखिए इसके अलावा भी मैंने आपको ये बताया कि जी और आई एक पॉइंट कब हो सकता है, जब समबाहु त्रिभुज हो यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो, तब एक ही पॉइंट कहलाएगा। भाई डिफरेंस होगा, बिल्कुल होगा। देखिए पूरी राम कहानी बताने के बाद आपने ये पूछा कि आई और जी में डिफरेंस क्यों होगा। मेरे भाई अगर ये ट्रायंगल है, ठीक है, जी पॉइंट यहां पर आ गया, ठीक है। अगर ये इक्विलेटर ट्रायंगल है तो आई पॉइंट भी यहां आ गया, ठीक है। पर अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो जी पॉइंट यहां पर है तो आई पॉइंट भी यहीं होगा, इसी लाइन पर होगा। आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है। इसी बात को लेके मैं ऐसा करता हूं, प्रॉपर्टी शुरू करता हूं थोड़ी, इस पे बेस जो प्रॉपर्टी बची है उन्हें लेते हैं। 6 ट्रिपलेट से आएगा भाई। अगर ये 10 है, ये 8 है, तो ये क्या आएगा, 6, यानी ट्रिपलेट से, 3 4 5 के ट्रिपलेट से, है ना। यहीं पर ही अब आपको कुछ प्रॉपर्टी मैं बताता हूं, ठीक है। कहां तक मैंने करा दी थी आपको, ये करा दिया था, ये करा दिया था, ये भी करा दिया था, ये भी करा दिया था। सेकंड हो जाइए, ये भी हो गया, सारी हो गई है। तो इस पे आते हैं, चलिए 32 33, ठीक है, आ जाइए।
अब आएगा मजा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। सभी लोगों से कह रहा हूं बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है, बहुत शानदार प्रॉपर्टीज हैं क्योंकि ये चलिए सबसे पहले ना मैं इसे ही ले लेता हूं, है ना। ये रहा आपके सामने, सबसे पहले ये है, ठीक है। मैं आपको सारे सेंटर्स पढ़ा चुका हूं। मैंने आपको, ध्यान से समझिएगा, एक बार रिपीट कर देता हूं। मैंने आपको क्या पढ़ाया? मैंने आपको सबसे पहले माध्यिका पढ़ाई, माध्यिका के साथ केंद्रक पढ़ाया। फिर मैंने आपको क्या पढ़ाया? लंब पढ़ाया, एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड के साथ मैंने ऑर्थो सेंटर पढ़ाया, ऑर्थो सेंटर यानी लंब केंद्र। फिर क्या पढ़ाया मैंने? एंगल बाइसेक्टर, कोण समद्विभाजक। उसके साथ मैंने क्या पढ़ाया? इन सेंटर। इन सेंटर के साथ क्या बनता है? इन सर्कल बनता है, अंदर वाला वृत्त बनता है, ठीक है। जिसके साथ क्या होता है? जिसका रेडियस स्मॉल आर होता है। और जो आई बनता है इन सेंटर, वो क्या होता है? सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है, क्योंकि वो दूरी उसकी रेडियस के बराबर होती है। फिर क्या पढ़ाया मैंने? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, लंब द्विभाजक, जो लंब भी होगा और द्विभाजक होगा, ठीक है। और उसके साथ क्या बनता है? सरकम सेंटर बनता है, वो मैंने बताया। सरकम सेंटर का मतलब है परिकेंद्र। परिकेंद्र के साथ क्या बनेगा? परिवृत्त बनेगा। सरकम सर्कल बनेगा जो ट्रायंगल को कवर करता है, वो मैंने आपको बताया, ठीक है। सरकम सर्कल बन गया उसके साथ, जिसका रेडियस कैपिटल आर था। और उसके अंदर मैंने क्या बताया? वो सारे जो सरकम सेंटर होगा वो सारे वर्टेक्स से, यानी सभी शीर्ष से समान दूरी पर होगा, और समान दूरी आर के बराबर होगी। इतनी बात कितने लोगों को ध्यान है? जल्दी से बताइए। इतनी बातें कितने लोगों को ध्यान है? जल्दी बताना भाई। बहुत बढ़िया, है ना। अब मैं आगे बढ़ता हूं, अब मैं आगे बढ़ता हूं। और अगर याद नहीं होगी ना तो मैं बार बार बोल बोलते मैं आखिर तक ऐसे याद करा दूंगा, आपको ये लगेगा कि हाँ यार अपने आप ही हो गई याद, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, अब अलग अलग सेंटर आ गए, है ना। अब मैं आता हूं अलग अलग तरीके के ट्रायंगल में सेंटर कहां कहां पड़ेंगे, केंद्र कहां कहां। सबसे पहले बात आती है एक्यूट ट्रायंगल की, यानी न्यून कोणीय त्रिभुज। अगर कोई न्यून कोणीय त्रिभुज है तो उसके अंदर देखिए एक चीज ध्यान रखिए हमेशा, लंब केंद्र, केंद्रक, सरकम सेंटर, परिकेंद्र, ये एक ही लाइन में होते हैं हमेशा, ठीक है। ये तीनों एक ही लाइन में होते हैं। और इन सेंटर जो है वो थोड़ा अलग होता है, ठीक है। पर वो डिपेंड करता है ट्रायंगल टू ट्रायंगल भी। अभी हम सारी चीजें देख लेंगे। तो सबसे पहली चीज आपने देखी ओ जी सी, ये एक ही लाइन में है, आई थोड़ा सा अलग है, पर चारों सेंटर इनसाइड है, 4 सेंटर्स इनसाइड, पहली चीज, ठीक है। यानी ओ जी सी एक ही लाइन में, आई थोड़ा अलग, और चारों सेंटर त्रिभुज के अंदर बनेंगे, ये हो गई पहली चीज। अब मैं अगले ट्रायंगल पे आता हूं, ध्यान से देखिएगा। अब मैं आता हूं अगले ट्रायंगल पे। मैंने बोला ध्यान से देखिएगा, ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अगर मैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल पे आता हूं, यानी अधिक कोणीय त्रिभुज पे, ठीक है। ये एक अधिक कोणीय त्रिभुज है आपके पास, ठीक है। इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर एक चीज ध्यान रखने वाली है। क्या ध्यान रखने वाला है? इसका जो ऑर्थो सेंटर है, ठीक है, यानी लंब केंद्र, इसका जो परिकेंद्र है, ये दोनों बाहर होंगे, ठीक है। केवल जी और आई ये अंदर होंगे, ठीक है। ओ जी सी एक ही लाइन पर होगा, पक्का होगा। अब आप यहां देख लेते हैं, ठीक है। अब ये बनेगा कैसे, ये चीज देखिए, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये बना कैसे है भाई? अगर मैं एक सेकेंड, ठीक है, अगर मैं
ये ले लेता हूं, ठीक है। अगर मैं ये ले लेता हूं, ध्यान से देखिएगा, इस साइड से यहां लंब डाला गया। ऑर्थो सेंटर क्या होता है? जहां सारे लंब कटते हैं, लंब कटते हैं जहां पर, इस शीट से यहां डाला गया। इस शीट से कहां डाला जाएगा? यहां पर। यहां पर यानी जब इसे मैं बढ़ाऊंगा आगे, तभी तो ये लंब डलेगा आगे यहां, ये, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से इस शीट से यहां पर, भाई शीट से किस पे डलता है? शीट से भुजा पर डलता है। तीन शीट्स हैं, एक वर्टेक्स ये है, सामने वाली भुजा, एक वर्टेक्स ये है, इसके सामने वाली भुजा ये है। भुजा पे तो नहीं डल सकता, पर ये जब ये बढ़ेगी तब डल पाएगा। ये शीर्ष है, ये भुजा है, जब ये भुजा बढ़ेगी तब डल पाएगा, वैसे नहीं डल पाएगा। और एक पॉइंट पे जब आप इसे पीछे एक्सटेंड कर देंगे तो पीछे कोई पॉइंट आएगा जहां पर ये तीनों मिलेंगे, ये, और इस पॉइंट को हम लंब केंद्र कहेंगे। यानी इस त्रिभुज के अंदर जो लंब केंद्र है वो आपका बाहर बनेगा, सबसे बड़ी भुजा के विपरीत बनेगा, सबसे बड़े कोण की साइड बनेगा, ठीक है। ये आ गया ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में लंब केंद्र कैसे बनाया जाता है। कितने लोगों को बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब मैं आगे बढ़ता हूं, खाली रटना नहीं है, चीजों को समझना भी है भाई, अपने आप ही कर लेंगे आप। अब जैसे सरकम सेंटर की बात करें, सरकम सेंटर हम क्या बोलते थे? हम ये बोलते थे कि भाई सरकम सेंटर किसके साथ बनता है? लंब केंद्र के साथ बनता है। लंब केंद्र क्या है? यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अगर मैं इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊं, ये ऐसे बन गया, चलो कोई ऐसे बन गया, ये परपेंडिकुलर भी है, बाइसेक्टर भी है। अगर मैं इस लाइन का बनाता हूं, इस लाइन का कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है, बाहर की तरफ। ऐसी मैं इस लाइन का बनाता हूं, इस लाइन का भी कुछ ऐसा बनेगा, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये इस पॉइंट पे कट गया, तो ये पॉइंट क्या हो गया? सी हो गया। ये मेरा परिकेंद्र हो गया। यानी इस बात का मतलब क्या हो गया? यानी अगर मैं इसके साथ एक वृत्त बनाता हूं तो इसका जो केंद्र होगा वो यहां बनेगा, ठीक है, बिलो द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे बड़ी भुजा के नीचे की तरफ बनेगा, ठीक है। और अगर ऑर्थो सेंटर की बात करें तो सबसे बड़े एंगल की तरफ बनेगा या सबसे बड़ी भुजा के विपरीत बनेगा। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से बताइए। जल्दी से बताइए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। देखिए, मैं ये चाहता हूं कि आप ना खुद बनाना भी सीखें, खाली प्रॉपर्टी हवाबाजी में याद ना करें, इसलिए मैंने ऐसे बताया आपको। यानी इसका मतलब मेरे को क्या पता लगा? इसका मतलब मुझे ये पता लगा कि भाई अगर ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है तो दो केंद्र अंदर होंगे, दो केंद्र बाहर होंगे, जी और आई अंदर होंगे, सी और ओ बाहर होंगे, ये नेट हो गया। ऑब्ट्यूज में ऐसा होगा। एक्यूट में क्या हुआ था? एक्यूट में ये हुआ था कि चारों अंदर की तरफ बने थे। अब मैं आगे बढ़ता हूं, आगे राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगर मैं राइट एंगल ट्रायंगल की बात करूं, राइट एंगल ट्रायंगल बताने से पहले मैं इसे खुद ही बना के दिखाता हूं आपको। मान लेते हैं ये राइट एंगल ट्रायंगल है ना, मान लेते हैं राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर मैं आपसे बोलता ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर यानी जहां तीनों लंब कटते हैं, भाई इस साइड, इस वर्टेक्स से इस साइड पे डाला गया लंब ये है, इस वर्टेक्स से यहां पर डाला गया लंब ये है, और यहां से यहां तक डाला गया लंब ये है। तो तीनों लंब कहां कट रहे हैं? यहां पर कट रहे हैं। तो ओ कहां बन जाएगा? यहां पर बन जाएगा। ओ आपका कहां बनेगा? यहां पर बनेगा, ठीक है। तो ओ पॉइंट आपका यहां पर आ गया, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, ये ओ हो गया, ये जी हो गया, ये सी हो गया, ठीक है। ध्यान से देखना है आपको, इसी के अंदर ओ पॉइंट जो है यहां बनेगा, सी पॉइंट आपका यहां बनेगा, यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे यहां,
ठीक है। ऐसे मैं यहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाऊंगा यहां, तो ये इस पॉइंट पे कट जाएगा, इसीलिए सी पॉइंट को कहां पर होगा, यहां पर होगा। यानी राइट ट्रायंगल में मुझे क्या पता है, दो केंद्र, लंब केंद्र और परिकेंद्र, ये कहां होते हैं, ये ट्रायंगल पे होते हैं। जो परिकेंद्र है सी, वो इसके मिड पॉइंट पे होता है। जो लंब केंद्र है ओ, वो यहाँ 90 डिग्री वाले वर्टेक्स पे होता है। ठीक है, जी और आई अंदर होंगे, सभी के अंदर हमने ये देखा जी और आई अंदर ही थे, पर जी और आई एक लाइन पे नहीं है। अगर आप देखें जी यहाँ पर है, आई यहाँ पर है। प्रीवियस अगर हम देखें जी और आई एक लाइन पे नहीं है, पर ओजीसी एक लाइन पे है। उससे पिछला देखें, अगर मैं यहां पर आता हूं, ओजीसी एक लाइन में है पर आई एक लाइन में नहीं है इसके साथ। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अब मैंने राइट ट्रायंगल भी बता दिया आपको, ठीक है, ये बता दिया। अब आता हूं इक्विलेटरल ट्रायंगल पे। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज जिसके सारे केंद्र एक ही पॉइंट पे होंगे। यानी ये जो पॉइंट बनेगा ना आपका, आप इसी को जी बोल सकते हैं, इसे आई बोल सकते हैं, इसे ओ बोल सकते हैं, इसे सी बोल सकते हैं। एक ही पॉइंट सभी की तरह बिहेव करेगा इक्विलेटरल ट्रायंगल में, समबाहु त्रिभुज में। ठीक है, आगे देखते हैं। अगर मैं बात करूं आइसोसेलेस ट्रायंगल की यानी समद्विबाहु त्रिभुज की, इसके अंदर क्या होगा, सभी सेंटर एक ही लाइन में होंगे। 4 सेंटर इनसाइड ऑन वन लाइन। ठीक है, एक ही लाइन पर चारों सेंटर। कोई अगर पूछे कोई ऐसा त्रिभुज जिसके चारों केंद्र एक ही लाइन पे हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल। एक ही बिंदु पे हो, समबाहु त्रिभुज इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिसके चारों ही सेंटर, जिसके 2 सेंटर त्रिभुज की सरफेस पे हो, ठीक है, यानी त्रिभुज की भुजाओं पे हो, तो कौन सा हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल। 2 भुजाओं पे हो गए, 2 अंदर हो गए। चारों अंदर हैं किसके, इसके भी अंदर है, इसके भी अंदर है, एक्यूट में भी अंदर थे। ऑब्ट्यूज में क्या है, 2 अंदर हैं 2 बाहर हैं। ओजीसी हमेशा एक ही लाइन पे पड़ेंगे। ठीक है, साथ के साथ इसका मतलब क्या है, देखिए इसका ये जो इंपॉर्टेंट मतलब है, ये बहुत जरूरी चीज है। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। एल्टीट्यूड यानी लंब, जो हमने पढ़ा है लंब, माध्यिका, कोण समद्विभाजक, ठीक है, और माध्यिका, कोण समद्विभाजक और लंब द्विभाजक, ये एक ही होंगे। यानी यहां से मुझे क्या पता लग रहा है, यहां से मुझे ये बात पता लग रही है कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है या आइसोसेलेस ट्रायंगल है समद्विबाहु, उसके अंदर ये जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, ये लंब भी होता है, ये माध्यिका भी होती है। ठीक है, ये कोण समद्विभाजक भी होता है, और ये ही लंब द्विभाजक भी होता है। ठीक है, ये चारों चीज होती है। अगर आप देखें ये जो है, ये चारों चीज है आपकी। इसीलिए क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल में एक ही पॉइंट होता है, तो एक ही पॉइंट से होके गुजर रहे हैं, तो चारों एक ही हो गए। आइसोसेलेस में चारों एक ही लाइन पे हैं, तो मतलब लंबाई तो सेम है पर पोजीशन अलग अलग है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से mg टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, ठीक है, मैंने एक लिख दिया आपके सामने, देखिए केवल एक ऐसा त्रिभुज जिसके चारों केंद्र एक ही रेखा पर होते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज। बिल्कुल आते हैं भाई, मैं दिखाऊंगा इस पे क्वेश्चन कैसे आते हैं। एक एक चीज का इस्तेमाल होगा, एक भी चीज बेकार नहीं जाएगी और आपको कॉन्फिडेंस बढ़ाएगी ये सारी चीजें। अब मैं आगे आता हूं। इन ऑल द ट्रायंगल्स एक्सेप्ट इक्विलेटरल, केवल समबाहु त्रिभुज को छोड़कर सभी के अंदर OGC एक रेखा में होंगे, और OG और GC का अनुपात 2:1 रहेगा हमेशा, हमेशा। ठीक है, केवल समबाहु त्रिभुज को छोड़कर, केवल समबाहु त्रिभुज को छोड़कर। ठीक है, आगे देखता हूं मैं। ये भी एक फॉर्मूला है, देखिए कराना जरूरी है, जिसपे बेस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। ठीक है, अब देखिए कभी कभार ये क्वेश्चन पूछ लेता है इन सेंटर और सरकम सेंटर के बीच दूरी।
जो अपने आप में ही कल्पना नहीं कर सकते। कैसे भाई, मुझे ये तो पता है ओ जी और सी ये 2:1 होगा, ये तो मुझे पता है। अगर वो पूछता इसके इसके बीच की दूरी तो आप निकाल सकते हैं, अगर वो पूछता इसके इसके बीच की दूरी तो आप निकाल सकते हैं, इसके इसके बीच की दूरी तो आप निकाल सकते हैं। पर आई पॉइंट तो अलग होता है, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं है तो आई पॉइंट तो अलग होता है। तो आई और सी के बीच की दूरी का यहां पर फॉर्मूला है, इस दूरी का, आई और सी के बीच की दूरी का, केवल इस स्पेसिफिक क्वेश्चन के लिए फॉर्मूला है आपके सामने। इस दूरी को d से डिनोट किया गया है, d स्क्वायर की वैल्यू ये है। आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, आप इस फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब ये एक और चीज है जो आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, वो क्या है, अगर डिस्टेंस ऑफ सेंटर्स फ्रॉम साइड, सभी भुजाओं से केंद्र की दूरी का अनुपात अगर हम निकालें, सबसे पहले मैं आता हूं किस पे, सबसे पहले मैं आता हूं इन सेंटर पे, अंत्य केंद्र पे। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि आई अंत्य केंद्र है अगर, ठीक है, मैंने आपको एक चीज बताई थी, अंत्य केंद्र सभी भुजाओं से बराबर दूरी पर होता है। दूरी का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दूरी का मतलब है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इस पे बेस अगर क्वेश्चन आता है, अगर आपको पता है प्रॉपर्टी तो ही होगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा। और कई क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बड़े क्वेश्चन होंगे जिसमें हम अगर ये प्रॉपर्टी पता है तो रास्ता आसान कर सकते हैं। ठीक है, ये 1:1:1 ये तो कॉमन सी चीज है, 1:1:1 ही होगा, डेफिनेट है, क्योंकि ID:IE:IF सभी जो है समान दूरी पर होगा, जो इन रेडियस के बराबर। अब सरकम सेंटर की बात करें अगर, तो MD ME MF फॉर्मूला ध्यान रखना है, cos A cos B cos C, ठीक है, इसके अनुपात में होगा। अगर सेंट्रोइड की बात करें, अगर GD वाला डिस्टेंस निकालना है, क्योंकि ये A के सामने है तो BC, GE वाला निकालना है, B के सामने है तो CA, GF वाला निकालना है तो AB। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, ये याद रखना पड़ेगा। ऑर्थो सेंटर की बात करें अगर, OD OE OF, तो ये क्या हो गया, सेक A सेक B और सेक C। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जब क्वेश्चन आएगा ना इस पे, तब मैं अच्छे से आपको बताऊंगा कि भाई अच्छे से, मतलब देखिए वैसे तो आपको क्वेश्चन रेयरेस्ट क्वेश्चन है इन पे, रेयरेस्ट केस में क्वेश्चन आएगा इस पे। ठीक है, पर देखिए क्या है, मैंने आपको क्यों बताया, मैंने आपको इसलिए बताया कि एक अपर हैंड रहे। कुछ प्रॉपर्टी ऐसी है जिन्हें जो अगर हमें पता हो तो हमारा पेपर में एक अपर हैंड रहता है, यानी हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि यार मेरे को वो भी तो पता है, तो कई जगह ऑप्शन एलिमिनेशन भी हो जाता है कि यूजफुल इंफॉर्मेशन है बेसिकली। ठीक है, आइए बढ़ते हैं आगे। ये मैं सेव कर लेता हूं। ठीक है, भाई थोड़ा इंतजार करिए, सब कुछ क्वेश्चन कम क्यों रहेगा भाई, 500 क्वेश्चन कम लग रहे हैं आपको, बताइए। 500 क्वेश्चन मैंने बोला आपको कराऊंगा तो कराऊंगा कम से कम। ठीक है, आइए देख लेते हैं। लव यू भाई। अगर मैं आता हूं क्वेश्चन पे, मैं कौन से क्वेश्चन पे था, मैं था यहां पर, ये आपके सामने क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। एक त्रिभुज है जिसकी भुजा ये है 5K और 6K। 6K का मतलब है ये आइसोसेलेस हो गया, तो यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो 3K और 3K है ना। रेडियस ऑफ इन सर्कल आर 6 सेंटीमीटर, अंत्य वृत्त की जो त्रिज्या है वो 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपको बताना है K की वैल्यू क्या होगी। अब ध्यान से देखिएगा, ये अगर I है, ये D है, ये A है।
अगर मैं आपसे बोलता हूं ए आई अपॉन आई डी कितना आएगा, 5 + 10, 5 + 5 10/6, 10K अपॉन 6K, K से K कटा, 5:3 आ गया ना, 5:3 आ गया। देखिए इसका अनुपात 5:3 होगा। क्या ये 5K है, ये 3K है, तो ये 4K नहीं होगा? ये 4K बिल्कुल होगा, ट्रिपलेट से होगा। क्यों नहीं होगा? 3, 4, 5 का ट्रिपलेट बनता है, ठीक है। पर इसे 5:3 में बांटना है। अगर मैं देखूं 5:3 में बांटने का मतलब क्या हो गया, 8 की वैल्यू कितनी है, 4K, ठीक है। 8 की वैल्यू कितनी आ गई, 4K आ गई। 3 की वैल्यू कितनी होगी, 1.5K हो जाएगी ना। और वो कितने के बराबर दे रखी है, वो 6 सेंटीमीटर के बराबर दे रखी है। यानी 1.5K आपका किसके बराबर होगा, 6 सेंटीमीटर के। K किसके बराबर आ जाएगा, K आपका 4 के बराबर आ जाएगा। 4 मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को मेरी बात समझ आ गई है? जल्दी से MG टाइप करिए, जल्दी से। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। देखिए अच्छे लेवल के क्वेश्चन है ये, बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। अगर आपने कर लिए तो कॉन्फिडेंस अपने आप ही बूस्ट है। पर मेन बात है कि सारी प्रॉपर्टीज ध्यान रखें जितनी भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कहता आपसे कि अपने आप से ये उम्मीद करिए कि आपको जो भी पढ़ा है सब ध्यान रहेगा, अगली बार जैसे ही यूज होगा क्लिक कर जाएगा, नहीं। बस ये जरूर कहता हूँ कि जब भी मैं बताऊँ आपको ध्यान आ जाना चाहिए, हाँ ऐसा सा हमने पढ़ा था। क्योंकि जब हम 200-250 क्वेश्चन कर लेंगे तब वो भरोसा आ जाएगा कि हमें याद है। 6 भाई यहाँ यूज किया ना हमने, ये 6 सेंटीमीटर के बराबर है। 1.5K अगर 6 के बराबर है, K की वैल्यू आपकी 4 आ गई। एक क्वेश्चन और देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये। अब देखिए एग्जाम का क्वेश्चन है ये, तो मेन बात है आपकी सोच क्या कहती है। एरिया ऑफ PQR, PS QPR को बाइसेक्ट करता है, ठीक है। PQS का एरिया आपको पता है, PR जो है 2.5 गुना है PQ के, है ना। अब ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से। मैं आप सभी से कहूंगा केवल ऑब्जर्व करना है। मेरे को तो आंसर सीधा दिख गया कि आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। आपको भी दिखना चाहिए। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने एक चीज बताई थी आपको, हाफ AB sin C, है ना। हाफ इंटू दो साइड का प्रोडक्ट इंटू साइन थीटा। थीटा क्या है, A और B के बीच। अगर मैं ध्यान से आपको एक बात समझाऊं, आप समझिए जरा। एंगल सेम है। अगर मैं इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की बात करता हूं, एंगल सेम है ना। एंगल सेम है तो यानी साइन वाला पार्ट काट दिया मैंने, मैं उसे यूज नहीं करूंगा। हाफ कांस्टेंट है, मैंने वो काट दिया। अगर मैं इन दोनों ट्रायंगल की बात करूं तो ये वाली साइड कॉमन है इसमें, तो वो तो इसके फॉर्मूले में भी आएगी, इसके फॉर्मूले में भी आएगी। मैंने वो साइड भी काट दी। तो एरिया किस पे निर्भर किया, केवल साइड पर। कौन सी साइड पर, जिसका अनुपात यहां दे रखा है। PR जो है 2.5 गुना है PQ के, यानी ये वाला जो एरिया होगा वो 2.5 गुना होगा इस वाले के। और आपको निकालना है PQR का एरिया। यानी मैं आपसे कहूंगा अगर एक की वैल्यू कितनी है 40, तो 3.5 की कितनी होगी, 3.5 की निकालनी है आपको, ठीक है। 3.5 की निकालेंगे 140 आ जाएगा। 140 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितने लोगों को क्वेश्चन समझ आ गया है? जल्दी से MG टाइप करिए। देखिए लिखना नहीं है कुछ इसके अंदर, अगर आप लिखेंगे तो दिक्कत होगा ही होगा। दिक्कत ये कि आपकी स्पीड नहीं बढ़ पाएगी। आपको क्वेश्चन तो आ जाएगा, पर सिलेक्शन वाले बच्चे पेपर में उतना करते हैं क्या? आपको पूरी क्लास करने के बाद अपने आप समझ आ जाएगा। एक बार दोबारा से देखिए, मैंने आपसे क्या बोला, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू दो साइड का प्रोडक्ट इंटू साइन एंगल। अगर मैं इन दो ट्रायंगल की बात करता हूं, इन दो ट्रायंगल की एंगल सेम है, मैंने साइन थीटा हटा दिया, ठीक है। ये वाली साइड कॉमन है तो मैंने ये भी हटा दी। हाफ कॉमन है, हाफ भी हटा दिया। तो एरिया किस पे निर्भर करा, दूसरी साइड पे।
एरिया का फॉर्मूला क्या था, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इंटू साइन अल्फा। तो हाफ तो चला गया, साइन अल्फा भी चला गया, ये वाली साइड भी चली गई, बची कौन सी साइड, ये वाली, ये वाली। तो जो अनुपात इन भुजाओं का होगा वो अनुपात इसके एरिया का हो जाएगा। तो 1:2.5 आ गया। एक की वैल्यू अगर 40 है, अगर वो ये पूछता तो 100 आ जाता, पर उसने टोटल पूछा है 3.5 निकाल लिया मैंने, 140 आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे। उम्मीद करते हैं क्लास आपको अच्छी लगी हो, समझ आई हो चीजें। ठीक है, कोशिश यही है कि पूरी तरीके से ज्योमेट्री इस तरीके से दिमाग में बिठा देना कि आपको जिंदगी में कभी पढ़नी ना पड़े। जितनी भी उलझने ज्योमेट्री में आती हैं, जितने भी अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो देखने में नए लगते हैं, ठीक है, आपको कभी कुछ नया ना लगे, हमारी पूरी कोशिश यही है। ठीक है, तो सभी लोग मन लगा के पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, जब तक अपना ख्याल रखिए।